हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हम लोग एस्केप स्पीड भी पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कंसेप्ट समझाने के पहले मैं आपको प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इमेजिन करो, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पास दो मासेज हों m और m, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है और फोर्स अट्रैक्टिंग इन नेचर होता है ऐसे, और इसको हम बोलेंगे F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स इज नेचर ऑफ बोथ दी मासेस, मतलब फोर्स सिंगल मास का नहीं होता, हमेशा किसका होता है? दोनों मासेस के बीच का होता है। सिमिलरली दोनों फोर्सेस, दोनों मासेस के बीच में एनर्जी भी काम करती है। एनर्जी भी एक तरह का इंटरैक्टिंग स्केलर फोर्स है, हम ऐसे बोल सकते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट एनर्जी भी दोनों मासेस के बीच में होती है, और एनर्जी को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। मतलब दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू मासेस एंड दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ टू मासेस। नाउ वी कंसीडर अनदर कंसेप्ट, जिसमें हम लोग देखते थे कि अगर हमारे पास एक अकेला मास हो तो इस मास के अराउंड एक तरह का ऑरा या एनर्जी स्पेस बन जाता है, जहां पे दूसरे मास अट्रैक्ट हो सकते हैं। मतलब अगर हम यहां पे इस पॉइंट पे कोई भी मास रख दें तो वह मास अट्रैक्टेड होगा। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की वजह से। और अगर ये ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आई है, ये आई किसकी फील्ड है? इसकी फील्ड है। इंटेंसिटी के फॉर्मूले में केवल एक मास होता है, दो मास की जरूरत नहीं होती। और जब हम आई निकालते हैं तो वो आता है फोर्स अपॉन मास, और वो कैलकुलेट होकर निकलता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल मास। इनके फॉर्मूले में दो मासेस हैं, यहां पे एक मास है। हाँ, बाकी सारी चीजें सेम है क्योंकि ये फोर्स में से डेराइव हुआ। फोर्स के फॉर्मूले में जी अपॉन आर स्क्वायर, इंटेंसिटी के फॉर्मूले में भी जी अपॉन आर स्क्वायर। रेस्ट थिंग्स आर सेम एक्सेप्ट यहां पे दो मासेस हैं और यहां पे सिंगल मास है। इतनी बात हमें समझ में आती है। दूसरी बात हम लोग ने देखी कि यहां पे ये जो हमने इंटेंसिटी डेराइव करी, वो कहां से डेराइव करी है? फोर्स में से। ये हमारे पास एनर्जी है। कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जो हम एनर्जी में से डेराइव करें। मतलब कहने का, कोई हमसे बोले कि वी हैव सिंगल मास, यहां पे एनर्जी का लेवल क्या होगा? मतलब एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल इज नॉट द फोर्स, पोटेंशियल इज नॉट द इंटेंसिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में दो मासेस होते हैं, तो पोटेंशियल में कितने मास होने चाहिए? सिंगल मास होना चाहिए। तो अगर कोई हमसे बोले आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो तुम बोलोगे पोटेंशियल में सिंगल मास होगा, इसको हम वी से डिफाइन करेंगे तो ये आएगा माइनस जी एम अपॉन आर। सारी चीज सेम है, देखो जी एम एम अपॉन आर, यहां पे जी एम अपॉन आर। ये सिंगल मास की प्रॉपर्टी है, ये सिंगल मास की प्रॉपर्टी है। डबल दो मास की प्रॉपर्टी है, दो मास की प्रॉपर्टी है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो ये भी स्केलर होगा। और ऐसी चीज को हम बोलेंगे पोटेंशियल। पहले मैंने आपको कंपैरिजन समझाया कि पोटेंशियल क्या होता है। अब सवाल आता है, समझाना है हमने कि हम इसको समझाएं कैसे। तो आप याद करो, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैसे समझाते थे? पोटेंशियल एनर्जी वाज वर्क। कहां से कहां तक वर्क? फ्रॉम इंफिनिटी टू सिस्टम। आपको याद होगा, हम इंफिनिटी से लेकर सिस्टम तक आने में जितना काम करते हैं उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर पोटेंशियल क्या होगा? इमेजिन करो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल होगा बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू सिस्टम। इंफिनिटी टू सिस्टम, साथ में हमने क्या लगाना है? साथ में लगाना है हम लोगों ने पर यूनिट मास। इसका मतलब पोटेंशियल इज, ध्यान देना, पोटेंशियल इज द वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू सिस्टम पर यूनिट मास। अंडरस्टैंड करो हम कैसे समझेंगे। आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक मास है और हमारे पास एक और मास है, यहां पे रखा हुआ है, और इसके बीच का डिस्टेंस अभी आर के बराबर है। अगर हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करें, हल्का सा लाइक ऐसे डिस्प्लेस करें बाय सम डी आर, तो हम वर्क करेंगे डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू कितना होगा? एफ इंटू डी आर, दैट इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। डन हो गया। अब लेकिन ये तो वर्क है, हमने पढ़ना क्या है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है? वर्क पर यूनिट मास। तो हम एम को मास को डिवाइड कर देंगे और यहां पे आएगा डी डब्ल्यू, वर्क डन पर यूनिट मास वुड बी इक्वल टू फोर्स दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। और ये जो चीज है ना, ये क्या चीज है? स्मॉल वर्क अपॉन मास को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल पोटेंशियल। स्मॉल पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ? अगर हमारा मास यहां पे रखा हुआ है तो इस मास का इफेक्ट यहां पे कुछ होगा,
यहाँ पे कुछ और होगा। इनफैक्ट इस मास का इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे इफेक्ट कम होगा। तो जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, इस पॉइंट पे इफेक्ट डिफरेंट है, उस इफेक्ट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, पोटेंशियल नाम दे रहे हैं। मतलब इस मास की वजह से जो एनर्जी इफेक्ट होता है दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल। और पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। यहाँ डिफरेंट होगा और यहाँ पे डिफरेंट। तो हम इस क्वांटिटी को बोलेंगे स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, बिकॉज हम थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहे हैं तो हल्का सा चेंज आएगा पोटेंशियल में। तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल को हम बोलते हैं dV, एंड दैट इक्वल टू Gm अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब हम लोग एक चीज देखो आप कि हमारे पास ये मास प्लेस्ड है, इस मास का इफेक्ट इनफाइनाइट पे कितना होगा, मतलब इसका इफेक्ट इनफाइनाइट पे कितना होगा, जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किसी का कोई इफेक्ट नहीं आता, इसका इफेक्ट जीरो आएगा। उस इफेक्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं, पोटेंशियल नाम दे रहे हैं। और r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा v। तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कुछ इस हिसाब से। हम क्या लिख सकते हैं, जब डिस्टेंस वाज इनफाइनाइट तो पोटेंशियल वाज जीरो, व्हेन डिस्टेंस इज r पोटेंशियल इज v। सो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा v माइनस जीरो इज इक्वल टू Gm बाहर आएगा और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा r रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू डी आर। लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू r एंड दिस v इज इक्वल टू Gm r रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r। दिस इज द वैल्यू। सो वी हैव दिस v इक्वल टू Gm और यहां पे वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन r इंफिनिटी टू r। और अगर हम वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास दिस विल बिकम Gm माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, जीरो होगा। ये जीरो आएगा, ये माइनस 1 अपॉन r आएगा। सो v इज इक्वल टू माइनस Gm अपॉन r इज दी पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल है, इस मास का पोटेंशियल है। कहां पे, r डिस्टेंस पे इतना पोटेंशियल आएगा। और ये नेगेटिव टाइम्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी में से डिराइव हुआ है, और हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ऑब्वियस ही बात है, इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, बिकॉज अभी हमने देखा v इक्वल टू वर्क अपॉन मास, तो यूनिट क्या आएगी, जूल पर केजी। एक चीज ये समझ में आ गया। दूसरा समझ में आ गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्यों होगा, क्योंकि वर्क में से डिराइव करा, वर्क ऑलरेडी स्केलर है, मास ऑलरेडी स्केलर है, तो पोटेंशियल भी स्केलर होगा। अगर हमारे पास, आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक हीटर रखा हो, एक हीटर है, रूम हीटर, उसकी वजह से यहाँ पे गर्मी आएगी, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब इस हीटर की थोड़ी बहुत आपको फीलिंग होगी। आप हीटर से जितना ज़्यादा दूर जाते जाओगे पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इस हीटर के गर्म होने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती जाएगी। हीटर आपको यहाँ ज़्यादा गर्म फील होगा, यहाँ कम गर्म, और कम और कम और कम, मतलब डिस्टेंस का फर्क पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे हीटर की हीट कैलकुलेट करें तो कुछ आएगी। अगर हम एक और हीटर रख दें, दिस इज अनदर हीटर 2, तो अगर कोई हमसे पूछे कि इस वाले पॉइंट पे गर्मी पहले जितनी होगी कि पहले से ज्यादा होगी, तो तुम बोलोगे सर पहले से ज्यादा होगी, क्योंकि ये हीटर भी गर्मी भेजेगा और ये वाला हीटर भी गर्मी भेजेगा। इस गर्मी को हम एक तरह का पोटेंशियल मान सकते हैं। सिमिलरली कोई आपसे बोले हमारे पास दो मासेज हैं, हमारे पास एक मास m1 और एक मास m2, बताओ यहाँ पे पोटेंशियल, तो तुम बोलोगे सर पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो तुमने डायरेक्शन बताना नहीं है। हाँ, लेकिन तुम ये बात जरूर बोलोगे कि सर देखो ये डिस्टेंस है r1 और ये वाला डिस्टेंस है कितना, r2। तो अगर कोई हमसे बोलता है कि बताओ यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, तो तुम बोलोगे पोटेंशियल आएगा v इक्वल टू v1 प्लस v2। व्हाट इज v1? v1 इज इफेक्ट ऑफ दिस। व्हाट इज v2? v2 इज इफेक्ट ऑफ दिस। सो ये वैल्यू आएगी माइनस g m1 अपॉन r1 प्लस माइनस g m2 अपॉन r2। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना पोटेंशियल आएगा। अगर हमारे पास दो से ज्यादा मासेस हो तब भी हम इसी हिसाब से सम अप करेंगे। जैसे कोई आपसे बोले एग्जांपल, लेट अस से दिस इज दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है 0, 0। वी हैव वन मास m, वी हैव वन मास 2m, वी हैव वन मास 4m, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a, दिस इज ऑल्सो a एंड दिस इज ऑल्सो a। और कोई आपसे कहता है ओरिजिन पे पोटेंशियल बताओ, तो अगर हमें ओरिजिन पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एट ओरिजिन इज v इज इक्वल टू माइनस g m अपॉन a प्लस माइनस g 2m अपॉन 2a प्लस आएगा माइनस g 4m अपॉन हाउ मच 3a।
ये तीनों का सम हो जाएगा। बेटा दोबारा देखो, इस वाले मास से ओरिजिन तक का डिस्टेंस a है, यहां से 2a है और यहां से कितना है 3a है, और हम क्या करेंगे तीनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास नेट पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। नाउ दिस v इज इक्वल टू, लुक एट दिस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा -2 टाइम्स gm अपॉन a, सो दिस बिकम्स -2 टाइम्स gm अपॉन a माइनस 4/3 gm अपॉन a, that equal to minus times 10/3 gm upon a is the total potential. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। सपोज करो कोई हमसे बोले कि हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग है ऐसे, और इस रिंग में मास है, देखो ये पूरे में मास है, इट्स अ रिंग ऑफ मास m, रिंग का मास m है और हमने यहां पे कैलकुलेट करना है कितना पोटेंशियल आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा पार्ट लेंगे, इतना छोटा सा, और ये मास कितना होगा dm के बराबर, और यहां से रेडियस होगा r के इक्वल। ऑब्वियस ही बात है कि यहां पे जितने भी मासेस होंगे सबका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, इक्वल आएगा। सो वी हैव dm मास एंड डिस्टेंस r। इस dm की वजह से यहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं और वो कितने के बराबर आएगा, वो आएगा dv के इक्वल, दैट इज इक्वल टू -g dm अपॉन r। ये थोड़ा सा पोटेंशियल आएगा, अभी टोटल कैलकुलेट करना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे। अब पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो डायरेक्शन नहीं देखना पड़ेगा, सिंपल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो सबके लिए g इज यूनिवर्सल कांस्टेंट और इन सारे मासेस के लिए r की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, सो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, वी हैव दिस dv इक्वल टू -g/r इंटू dm। dv का इंटीग्रेशन आएगा v इक्वल टू -g/r इंटू m इज द वैल्यू। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज करो हमसे कोई एक और एग्जांपल पूछे छोटा सा कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और इस पे मासेस रखे हुए हैं m m m और m, और किसी ने बोला कि सेंटर पे पोटेंशियल बताओ और इनकी साइड्स दी हुई है a और a के बराबर, सारी साइड्स a के इक्वल है। सेंटर पे अगर पोटेंशियल बताना है तो तुम बोलोगे सर हर एक मास, मतलब इस मास की वजह से पोटेंशियल आएगा और इस मास की वजह से पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से भी पोटेंशियल आएगा, इस चारों मासेस की वजह से पोटेंशियल आएगा। अच्छा डिस्टेंस देखें, दिस इज a, देन इट इज a√2 और उसका हाफ करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा a/√2, दिस इज a/√2। और चारों डिस्टेंसेस मतलब इस वाले मास से सेंटर तक का डिस्टेंस, इस वाले मास से सेंटर का डिस्टेंस, इस वाले मास से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, a/√2 होगा। सो दैट v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 4gm अपॉन a/√2 एंड दैट कम्स आउट -4√2 gm/a is the total potential at that particular point. Relation between v and I, हम लोगों ने v किसको बोला था, पोटेंशियल को, और I किसको बोला था, फील्ड को। आप एक चीज का अंडरस्टैंड करो, अगर हमारे पास एक मास होता है तो इससे r डिस्टेंस पे यहां पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होती है I एंड दैट इज इक्वल टू gm अपॉन r², जो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर हमारे पास एक मास होता है तो इसकी वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी होता है और वो होता है gm अपॉन r विद माइनस साइन। इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें साफ साफ एक बात समझ में आ रही है कि एक मास की वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड भी होती है और एक मास की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी होता है। इसका मतलब दोनों केसेस में डायग्राम सेम है, एक मास है एक डिस्टेंस है, एक मास है एक डिस्टेंस है, तो फिर I में और V में भी कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। लेट अस ट्राई कि क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम लोग dw देखते हैं, याद करो आप, तो dw होता था f.dr, परफेक्ट है। एक चीज हमें समझ में आती है, दूसरी चीज हमें समझ में आती है कि f क्या होता है, फोर्स क्या है। बेसिकली फोर्स है gm, अभी हम इसको स्केलर फॉर्म में लेके चलते हैं। फोर्स है बेसिकली gm अपॉन r² इंटू m, जिसमें से ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटेंसिटी। सो दिस इज f इक्वल टू I इंटू m। अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये ऐसे आएगा, दिस इज द रिलेशन ऑफ फोर्स। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इंटेंसिटी, और ये रिलेशन है वर्क में और फोर्स में।
अगर हम इसको इस वाले रिलेशन में फोर्स की वैल्यू को इंटेंसिटी के टर्म्स में रखें तो हमारे पास dw आ जाएगा दिस इक्वल टू आई डॉट डी आर, और साथ में m हम लोग अलग निकाल सकते हैं। आई डॉट डी आर क्योंकि हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट अलग ले लिया, और m को हम अलग ले सकते हैं। m को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। अगर हम m को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें समझ में क्या आएगा, हमें समझ में आएगा कि दिस dw ओवर m इज इक्वल टू आई डॉट डी आर। परफेक्ट हो गया। हम लोग बोल सकते हैं इसको आई डॉट डी आर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान दो आप, अगर मान लो हम लोग ये हमारा आर है, ये आर है ना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में करते हैं, इधर करते हैं ऐसे, तो डी आर होगा राइट डायरेक्शन में। ध्यान से समझना बच्चे, डी आर होगा राइट डायरेक्शन में और इंटेंसिटी होगी लेफ्ट डायरेक्शन में। दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि ये आर है ना, डी आर हमेशा पॉजिटिव कब होगा, डी आर तब पॉजिटिव मानेंगे जब आर बढ़ रहा होगा। आर ये है, अगर हम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तो फिर आर डिक्रीज कर रहा होगा, आर डिक्रीज करेगा तो डी आर को लेना पड़ेगा नेगेटिव। अगर हम चाहते हैं कि ये आर है और डिस्प्लेसमेंट हम राइट डायरेक्शन में करेंगे तो डी आर आएगा पॉजिटिव। तो ऐसे केस में डी आर पॉजिटिव होगा, आई पॉजिटिव होगा, लेकिन दोनों के बीच में 180 डिग्री आएगा। और अगर ऐसा कुछ करेंगे हम तो हमें समझ में आएगा, हम यहां पे लिख सकते हैं आई डी आर कॉस 180 दैट इक्वल टू माइनस आई डी आर। एक और चीज, इसको क्या चीज बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डीवी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। यहां से आई की वैल्यू क्या आती है, माइनस डीवी अपॉन डी आर। मतलब अगर हमें किसी जगह पे पोटेंशियल गिवन हो और इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम इसको कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हैं। एक और बात मैंने आपको बताई अभी कि अगर हम इधर को डिस्प्लेस करेंगे तो डी आर को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि आर बढ़ रहा है। अगर एक बच्चा बोलता है कि नहीं सर हमने तो अंदर की तरफ डिस्प्लेस करना है, अगर तुम अंदर की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो डी आर का डायरेक्शन और आई का डायरेक्शन सेम आएगा, एंगल आएगा 0 डिग्री। लेकिन उस केस में डी आर की खुद की वैल्यू नेगेटिव होगी। डी आर की खुद की वैल्यू नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से जब कोई चीज बढ़ती है, कोई चीज इंक्रीज होती है तो वो पॉजिटिव ली जाती है बेटा, और जब वो कोई चीज डिक्रीज होती है तो वो नेगेटिव ली जाती है। जैसे मेरे पास 10 रुपीज थे और 10 से 11 हो गए तो चेंज इन रुपी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर मेरे पास 10 रुपीज थे, 10 से 9 हो गए तो चेंज इन रुपी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर ये आर है और हम इधर को डिस्प्लेस होंगे तो डी आर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर हम इधर को डिस्प्लेस होंगे तो आर कम हो रहा है तो डी आर नेगेटिव आएगा। तो वैसे वाले केस में जब हम इधर डिस्प्लेस होंगे तो डी आर में और आई में 0 डिग्री आएगा, लेकिन डी आर इट सेल्फ नेगेटिव होगा। तो फाइनली रिलेशन अगेन अल्टीमेटली नेगेटिव निकल के आएगा। सो हमेशा आई डॉट डी आर को जब तुम ओपन करोगे तो ये नेगेटिव में ही निकल के आएगा और ये रिलेशन आएगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर हमें कभी भी पोटेंशियल गिवन हो तो हम इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मास, कोई आपसे ऐसे कहता है अ मास कैपिटल एम हैज पोटेंशियल v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर एट डिस्टेंस आर। फाइंड gravitation field intensity। फाइंड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। कोई हमसे बोले अ मास m हैज पोटेंशियल v इक्वल टू दिस मच एट डिस्टेंस r, फाइंड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट दैट डिस्टेंस। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर हमें समझ में आ गया सॉल्यूशन के हिसाब से I इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन डी आर। आई इक्वल टू माइनस dv अपॉन डी आर, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। dv हमें ऑलरेडी गिवन है इतने के बराबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम dv अपॉन डी आर निकालते हैं। सो दिस v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। तो dv अपॉन डी आर कितना आएगा, dv अपॉन डी आर का मतलब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का मतलब हुआ d ओवर डी आर ऑफ v, d ओवर डी आर ऑफ जी एम अपॉन आर। इसका ये मतलब है। इसमें से हम कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकालते हैं तो माइनस जी एम बाहर आएगा और आर को ऊपर ले जाते हैं। आर को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा डी ओवर डी आर ऑफ आर रेज टू पावर माइनस 1। जो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस जी एम। डिफरेंशिएट करने में क्या होता है, ये पावर है ना, तो ये बन जाएगा एन आर रेज टू पावर n माइनस 1, दैट इज
पावर -2 आ जाएगी। -1 से -1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, gm डिवाइडेड बाय r²। तो हमारे पास dv/dr की वैल्यू इतने के इक्वल आ गई है। मतलब वी हैव दिस dv/dr इज इक्वल टू gm/r²। बट एक बच्चा बोलता है लेकिन सर I का मतलब तो था -dv/dr। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो सर इसकी वैल्यू तो होनी चाहिए -gm/r²। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो बच्चा बोला लेकिन सर जब हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था तब I तो हमने पढ़ा था gm/r² पर माइनस क्यों आ गया। तो मैं बोलूंगा माइनस आ गया है डायरेक्शन की वजह से। बताऊं कैसे, जैसे मान लो हमारे पास ये मास है और हम इधर पे ग्रेविटेशन फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर r। अगर इस वाले पॉइंट पे I होता इस डायरेक्शन में तो ऐसे वाले I को हम क्या बोल रहे होते, पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअली इस पोजीशन वेक्टर पे जो I है वो किधर होता है, इस तरफ। तो इसको फिर हम क्या बोल रहे हैं, माइनस। तो जब हमने फॉर्मूला डेराइव करा था तो माइनस क्यों यूज नहीं करा था, क्योंकि हम केवल तब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे थे और साइन से हमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब हम ये डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन या साइन को भी बताता है। तो माइनस का मतलब केवल इतना है, अदरवाइज अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे तो कितना आएगा, gm/r²। तो अभी मैं आपको क्या समझा रहा था कि हम पोटेंशियल की हेल्प से ग्रेविटेशन फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है तो। सो इट वाज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन फील्ड। अगला इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है सैटेलाइट। So this is basically satellite। सैटेलाइट वैसे हम सब जानते हैं, सैटेलाइट वो सारी बॉडीज हैं जो किसी एक प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। मतलब अगर हम अर्थ की बात करें, ये हमारा प्लेनेट है अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, ये मून है। तो मून क्या हो गया, हमारे अर्थ का सैटेलाइट हो गया। बट कौन सा सैटेलाइट है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट क्योंकि नेचर ने हमें ये दिया हुआ है और ये हमारे प्लेनेट के अराउंड घूमता रहता है। और हम देखें तो सोलर सिस्टम में जितने प्लेनेट हैं, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट हर प्लेनेट के अपने अपने अलग अलग तरह के सैटेलाइट हैं, डिपेंडिंग कि कौन से प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं। किसी में एक है तो किसी में ज्यादा सैटेलाइट हैं। तो हर प्लेनेट के अराउंड कुछ बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं जिनको हमने सैटेलाइट नाम दिया। दीज आर नेचुरल सैटेलाइट। दो तरह के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट वो हैं जो नेचर ने दिए हैं, आर्टिफिशियल वो हैं जो हम अपनी जरूरत के लिए लॉन्च करते हैं। तो आप इमेजिन करो, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। इसके अराउंड कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो आपको पता होगा, ये इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो इस वाले ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते हैं, इक्वेटर के अलोंग घूमते हैं। उनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स। ये इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स होते हैं। कोई हमसे बोले ये हमारा पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो यहां पे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, जो नियर अबाउट 100 मिनट का टाइम लगाते हैं अर्थ को पूरा का पूरा घूमने में। मतलब अर्थ का पूरा चक्कर लगाने में लगभग 100 मिनट का टाइम लगाते हैं और ये 500 से 800 किलोमीटर ऊपर होते हैं, नियर अबाउट 500 टू 800 किलोमीटर ऊपर होते हैं। बट ऐसे वाले सैटेलाइट का नाम देते हैं हम पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पोल्स के थ्रू जाते हैं। मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को क्रॉस करते हुए एक दिन में कई बार चक्कर लगा जाते हैं। ऐसे वाले सैटेलाइट को हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। ऐसे करके ना बहुत तरह के सैटेलाइट होते हैं। कुछ हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, टेली कम्युनिकेशन के लिए। कुछ हम यूज करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए। कुछ हम टेरिटरी को देखने के लिए यूज करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस या डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं और पर्टिकुलर ऑर्बिट में स्टैब्लिश करते हैं। लॉन्चिंग कैसे करते हैं हम लोग, अगर कोई हमसे पूछे सिंपल लैंग्वेज में कि सर लॉन्चिंग कैसे होती होगी, तो लॉन्चिंग इजी है। हम अपने अर्थ के सरफेस के ऊपर से एक सैटेलाइट को रॉकेट की हेल्प से प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमने यहां से मान लो प्रोजेक्ट करा और प्रोजेक्ट करके हम उसको इस वाली ऑर्बिट में स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो हमारा सैटेलाइट इस पर्टिकुलर व्हीकल के साथ जाएगा और ये जाते जाते जब ऑर्बिट में जाने वाला होगा तो ये हल्का सा टिल्ट होगा और टिल्ट होने के बाद उस सैटेलाइट को अपने आप से ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर देगा। और जो व्हीकल इस वाले सैटेलाइट को लेके जा रहा था वो यहाँ पे डिटैच हो जाता है
और जैसे ही ऑर्बिट में स्टैब्लिश होगा, इस सैटेलाइट की उतनी वेलोसिटी हम दे देते हैं ऑलरेडी जितनी रिक्वायर्ड है इस वाली ऑर्बिट में होने के लिए। ये व्हीकल यहाँ से डिटैच होके दोबारा से अर्थ पे वापस आ जाता है और हम इसको लैंडिंग करवा लेते हैं बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। और सैटेलाइट हमारा इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में आने के बाद यहाँ पे घूमना शुरू हो जाता है और ये ऑर्बिट करता रहता है। अच्छी बात क्या है, हम जिस हाइट पे सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर हाइट पे एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। एयर रेजिस्टेंस इज एब्सोल्युटली जीरो। तो एयर रेजिस्टेंस जीरो होने का बेनिफिट क्या होता है कि हमारे सैटेलाइट को किसी तरह की रुकावट फील नहीं होती और ये बड़े आराम से बिना किसी हिंड्रेंस के घूमता रहता है किसी पर्टिकुलर हाइट पे लॉन्गर एंड लॉन्गर टाइम। एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। अगर सैटेलाइट ऐसे जोन में होता जहां पे एयर होती तो धीरे धीरे करके लॉस हो जाता और सैटेलाइट स्लो हो जाता और वो गिर जाता। परफेक्ट है। सो दिस इज अबाउट दी सैटेलाइट। सैटेलाइट में मेन चीज हम क्या पढ़ते हैं? हम मेन चीज पढ़ते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होती है? तो तुम बोलोगे सर ये वो वाली स्पीड होती है जिस स्पीड से सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो ये हमारी अर्थ जिसका रेडियस है r के बराबर, और एक सैटेलाइट हमने h हाइट पे इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रोजेक्ट कर दिया या लॉन्च कर दिया। तो वो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में बस घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। अब हमें मालूम है कि जो सैटेलाइट घूम रहा होगा उसका अपना एक मास होगा, ऑब्वियस ही बात है, उसका अपना एक मास है m के बराबर। अर्थ जैसा कि हर किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है तो इस वाले मास को भी खींचेगी। तो अर्थ ने इसको अंदर की तरफ खींच के रखा हुआ है F फोर्स से, और ये F फोर्स कितने के इक्वल होगा? ये होगा Gm अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यहां रेडियस कौन सी होगी? इस वाले जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट चल रहा है उसका रेडियस होगा इतने के इक्वल, और ये आएगा r प्लस एच। मतलब हम इसको स्मॉल r भी मान सकते हैं। वी कैन कंसीडर दैट इट इज स्मॉल r। तो यहां पे हम लिख सकते हैं स्मॉल r का स्क्वायर, बट एक्चुअली स्मॉल r का मतलब क्या होगा? r प्लस एच, जहां पे r का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। ऐसे कुछ होगा। इतना फोर्स लगेगा इस पर्टिकुलर सैटेलाइट पे। अर्थ इस वाले सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और ये पर्टिकुलर फोर्स हमें सर्कुलर मोशन में चलाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हम जानते हैं बहुत अच्छे से, हम जानते हैं जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो उसको मेंटेन करके रखता है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो इस वाले फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो हमें प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल। अगर इस टाइम पे सैटेलाइट की स्पीड है vo के बराबर, vo मतलब ऑर्बिटल स्पीड, तो ये होगा mv² अपॉन r के इक्वल। mv² अपॉन r क्या चीज होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कहां से मिलेगा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से मिलेगा। परफेक्ट। हम दोनों को इक्वेट करते हैं। जैसे हम दोनों को इक्वेट करेंगे हमारे पास रिलेशन आएगा Gm m अपॉन r² इज इक्वल टू mv0² डिवाइडेड बाय r। दिस इज द रिलेशन वी हैव गॉट। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। यहां से ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी vo इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Gm अपॉन स्मॉल r। हम इसको ओपन कर सकते हैं r प्लस h के टर्म्स में। सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन v ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Gm अपॉन r प्लस h। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वी कैन हैव लाइक Gm अपॉन r² से डिवाइड कर दिया और r² से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे लिख दिया r प्लस h। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान से देखा जाए तो व्हाट इज दिस? ये g के बराबर होगा। सो यहां से आएगा v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g r² अपॉन r प्लस h। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखने का फायदा हो गया कि हमारे को हमने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डेटा से डील नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत लेंथी सा डेटा है, ये भी बहुत मास ऑफ अर्थ भी काफ़ी लेंथी डेटा है, तो हमें इसके साथ डील नहीं करना पड़ेगा। वी कैन हैव जस्ट g और r और h, तो हम v ऑर्बिटल की वेलोसिटी को या वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अब हमने देखना है कि जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटिंग कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उसका टाइम पीरियड कितना लगेगा, क्योंकि हमें टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कितनी देर में उस ऑर्बिट को घूम पाएगा। सो वी हैव नेक्स्ट आर्टिकल दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? टाइम पीरियड को अंडरस्टैंड करेंगे हम कि ये हमारे पास है अर्थ, यहां पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा था,
सैटेलाइट का जो रेडियस था वो था स्मॉल आर के इक्वल। एक्चुअली जो सैटेलाइट एक ऑर्बिटिंग में या एक सर्कल पूरा करने में जितना डिस्टेंस चलेगा वो होगा 2 पाई इंटू आर के बराबर। मतलब सैटेलाइट यहाँ से चलेगा और पहुंच दोबारा से यहीं पे आएगा तो कितना डिस्टेंस चल गया 2 पाई आर, और उसको चलने में अगर टाइम लगता है टी के बराबर और ऑर्बिटल स्पीड होती है v के बराबर, जैसा अभी अभी हम लोग देख रहे थे v नॉट के बराबर, तो स्पीड आएगी v नॉट के बराबर। हम लोग रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाउ मच इज दैट डिस्टेंस? दैट डिस्टेंस इज 2 pi r, and what about speed? That is v naught, and this is equal to 2 pi r को हम ऐसे रहने देते हैं और v को हम लिखते हैं अंडर रूट जी एम अपॉन आर। परफेक्ट। यहां से वैल्यू आ जाती है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी एम आर रेज टू पावर 3/2। लुक एट दिस, आर रेज टू पावर 3/2। अगर हम क्लियरली देखें तो हमें पता चल रहा है कि यार ये तो कांस्टेंट होगा, जी एम रह गया ना, एम। ध्यान से देखें तो ये तो एक कांस्टेंट होगा, इसका मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 3/2। अगर हम टी स्क्वायर लिखें तो प्रोपोर्शनल टू आएगा आर क्यूब के। मतलब जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड या किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है रेडियस आर में, उसका टाइम पीरियड और रेडियस का रिलेशन ये होगा। टाइम पीरियड और रेडियस का रिलेशन इस हिसाब से आएगा। जैसे कोई आपसे पूछे एक छोटा सा एग्जांपल कि देयर आर 2 सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ। फर्स्ट is at height RE from surface of earth, and second at height 4RE. Find ratio of time period of 2 satellites. कोई बोले हमसे ये फाइंड करना है, मतलब एक सैटेलाइट, देयर आर 2 सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ, फर्स्ट इज एट हाइट, पहला सैटेलाइट कितनी हाइट पे, आर पे, और दूसरा सैटेलाइट कितनी हाइट पे, 4R पे, और कोई बोलता है टाइम पीरियड का रेशियो निकालो दोनों सैटेलाइट्स का। सो वी हैव दिस रिलेशन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। तो अगर हम यहां से रिलेशन बनाते हैं T1 स्क्वायर, दिस इज सॉल्यूशन, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, देन वील गेट R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। परफेक्ट। और अगर हम यहां से रिलेशन निकालते हैं T1 अपॉन T2, देन वील गेट दिस R1 अपॉन R2 पावर 3/2, R1 upon R2 power 3/2, and this R1 was R and R2 was 4R power 3/2। 3/2 का मतलब हुआ R से R कैंसिल हो गया, 3/2 का मतलब हुआ अंडर रूट का क्यूब, मतलब 1/4 का अंडर रूट और उसका क्यूब। तो ये कितना वैल्यू आएगा 1/8, मतलब T1 और T2 का रेशियो आएगा 1/8 के इक्वल। तो मतलब अगर हमें रेडियस के बारे में आइडिया है कि कितने रेडियस में सैटेलाइट घूम रहे हैं तो हम उनका टाइम पीरियड का रिलेशन बहुत आराम से बता सकते हैं। अगर हमें टाइम पीरियड मालूम हो और हमें किसी ऑल्टीट्यूड को कैलकुलेट करना हो कि सैटेलाइट कितने हाइट पे होगा, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि टी की वैल्यू आ रही है हमारे पास, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी एम आर रेज टू पावर 3/2। ये हमें समझ में आ रहा है, इतना हमारे पास वैल्यू आ रहा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं 2 पाई अंडर रूट जी एम, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, h प्लस आर का पावर 3/2। अगर हम चाहें तो हम इस पावर को बदल सकते हैं और हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि t रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी एम पावर 2/3, और साथ में क्या आएगा r प्लस एच। ये हो गया।
अब अगर हम बाकी की क्वांटिटीज को उस डायरेक्शन में ले जाएं, दूसरे डायरेक्शन में ले जाएं, तो हम एच कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो एच पर्टिकुलर कितने के इक्वल आ रहा होगा। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 2π⁻² 2/3 और नीचे देखो, नीचे √gm था, उसका स्क्वायर करेंगे तो gm बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, gm पावर, रादर हम √ हटा सकते हैं, gm पावर 1/3। सो दिस इज व्हाट, gm पावर 1/3 और यहाँ पे आ गया r+h। अगर हम इस वाली चीज को उधर शफल करें तो हमारे पास आएगा t⁻²/3 gm पावर 1/3 अपॉन 2π⁻² इक्वल टू r+h। हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर करके पावर सभी का पावर 1/3 कॉमन ले सकते हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे t स्क्वायर इंटू gm अपॉन 4π² एंड सभी का पावर हम लोग ले सकते हैं कितना, 1/3। और राइट में क्या था, r+h, नीचे इधर लेफ्ट में ले आते हैं r, तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू h। मतलब इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट। ये हम कब यूज करेंगे, ये हम तब यूज करेंगे जब हमें टाइम पीरियड गिवन हो, हमें टाइम पीरियड रिवोल्यूशन का गिवन हो कि टाइम पीरियड कितना है और हाइट बताओ, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सैटेलाइट होता है, दैट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी, या हम इसी को जियो सिंक्रोनस कहते हैं, जियो सिंक्रोनस। दिस सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये कौन सा सैटेलाइट होता है, अगर हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, मतलब ऐसे हमारी अर्थ ऐसे घूमती होती है, अगर हम एक सैटेलाइट को यहां पे स्टैब्लिश कर दें, इस किसी हाइट पे कुछ इस तरह से स्टैब्लिश कर दें कि मान लो ये एक पर्टिकुलर, ये न्यू दिल्ली है, इमेजिन करो, और न्यू दिल्ली के जस्ट ऊपर एक सैटेलाइट है। अब न्यू दिल्ली जितना आगे को घूमे, ये सैटेलाइट भी एग्जैक्टली उतना रोटेट कर जाए, तो हमेशा ये सैटेलाइट न्यू दिल्ली के ऊपर रहेगा। ऐसे वाले सैटेलाइट को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, स्टेशनरी होगा। और ये मान लो रिवॉल्व कर रहा हो ऐसे पर्टिकुलर ऑर्बिट में, लाइक दिस, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो तुम क्या देखोगे कि अगर इसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल आ जाए, तो ऐसे वाले सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। मतलब आप सिंपल लाइन में लिख लो, दिस सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ विद सेम टाइम पीरियड एज अर्थ। आप आगे भी लिख सकते हो, अ सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी एट अ फिक्स्ड पोजिशन at a definite height, at a fixed position at a definite height to an observer on earth is called geostationary satellite। अर्थ पे खड़े होके देखो, और अगर ये हमें फिक्स्ड हाइट पे हमेशा वहीं दिखाई दे, हमेशा, इसका मतलब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट इक्वेटोरियल होते हैं, ये सैटेलाइट कभी पोलर नहीं होते। ऐसे सैटेलाइट इक्वेटर के अराउंड घूम रहे होते हैं और इनकी हाइट डिफाइंड होती है, दिस हाइट इज डिफाइंड। और इस वाली हाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला है हमारे पास, मतलब अगर हम फॉर्मूला लिखें कुछ ऐसे कि h इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर टी स्क्वायर, देखो क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर gm अपॉन 4π², और इसका पावर कितना था, इसका पावर था 1/3 और यहां लिखा था -r। परफेक्ट है। जहां पे टाइम पीरियड को कितना लिखोगे आप, टाइम पीरियड को लिखोगे 24r, मतलब 24 × 3600 सेकेंड आ गया। g की वैल्यू हम जानते हैं, मास अर्थ का जानते हैं, 4π हम जानते हैं, r हमें मालूम है। अगर हम इस वाली वैल्यू को डालते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट नियरली 36000 किलोमीटर। आप वैल्यू डाल के कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। मतलब एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा स्टेशनरी दिखाई दे, वो तभी दिखाई देगा जब वो अर्थ के साथ साथ घूमेगा। अर्थ का टाइम पीरियड अगर 24 आवर है तो इसका टाइम पीरियड भी 24 आवर होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू डालेंगे, जी एम सब की वैल्यू डालेंगे तो हमें एच कैलकुलेट हो जाएगा कि इसका हाइट कितना आएगा, और सॉल्व करने के बाद वो पता चलता है ये 36,000 किलोमीटर के इक्वल आता है। मतलब अगर इतनी हाइट पे एक सैटेलाइट इक्वेटर के अराउंड घूम रहा हो
वेस्ट से ईस्ट मतलब अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन में, तो वो हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, बाकी लेक्चर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।